में। तो बेसिकली आपको क्वेश्चंस क्या पूछा जाएगा कि आपको कॉम्प्लेक्स दे देगा, और निहाल जो तेरा क्वेश्चन है उसका आंसर बेसिक सही है कि अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं तो उनका एक्साइटेशन हो सकता है इनटू आउटर वेकेंट ऑर्बिटल। जब इसके बाद सीएफटी थ्योरी आएगी ना तब इसमें और ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। मतलब कंसेप्ट ऑलरेडी वही एटॉमिक वाला है, अगर एटॉमिक स्ट्रक्चर आपको याद आ रहा हो कि लोअर ऑर्बिटल से जब हायर ऑर्बिटल में जंप करके जाता है और वापस से अपने लोअर ऑर्बिटल में आता है ग्राउंड स्टेट में, तो एनर्जी एमिट करता है इन द फॉर्म ऑफ लाइट रेडिएशन। बेसिकली उसके लिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना जरूरी है, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का एक्साइटेशन होता है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का बेसिकली एक्साइटेशन नहीं होता, व्हिच अकाउंट्स फॉर द कलर्ड प्रॉपर्टी ऑफ द कंपाउंड। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, करना कुछ नहीं है। ये पूरी पंचायत आपको समझ में आ गई। मैंने ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले कॉम्प्लेक्स के दोनों केसेस बता दिए, स्ट्रॉन्ग फील्ड वाला भी होगा, वीक फील्ड वाला। अब फटाफट से, हाँ बेटा बोल। सर वो जो 4D के 3 ऑर्बिटल्स बच गई थी उन पे क्या लिखेंगे? कुछ नहीं, एज इट इज 4D लिख देंगे नीचे, क्योंकि उनका तो इन्वॉल्वमेंट ही नहीं सर बना। वो खाली रहेंगे ना सर? वो खाली रहेंगे, बिल्कुल खाली रहेंगे वो। अब आ जाते हैं टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स पे, मतलब टेट्राहेड्रल तो नहीं, उन कॉम्प्लेक्स पे जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के अंदर भी दो पॉसिबिलिटीज होती हैं, कौन सा बता ही दिया था। पहली पॉसिबिलिटी हो जाएगी sp3 जो हमने सीखी हुई है जनरली, और दूसरी हो जाएगी dsp2। अब इसमें से कोई जज करके आप बता सकता है कि कौन सा इसमें से इनर ऑर्बिटल होगा, कौन सा आउटर ऑर्बिटल होगा, क्योंकि कंक्लूजन तो वही है, मतलब वही है। सर dsp2 ऑब्वियस सी बात है, ये इनर ऑर्बिटल होगा क्योंकि इसमें अंदर वाली डी यूज होगी और एक ही डी चाहिए एज कम्पेयर टू कोऑर्डिनेशन नंबर 6। यहाँ पे दो डी ऑर्बिटल्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, बस एक डी ऑर्बिटल की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि ओवरऑल 4 ही ऑर्बिटल चाहिए। एक डी की हो गई, एक एस की हो गई, दो पी की हो गई, तो 4 चाहिए। या तो 4 sp3 कर लो या फिर एक अंदर वाले यूज कर लो, तो क्या हो जाएगी dsp2। ये किस केस में होगी, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। ये किस केस में होगी, वीक फील्ड लिगेंड। मतलब कुछ भी नहीं बदला है, अब वही बात करनी है आपको, सारी कंक्लूजन आगे समझ में। अब फाइनल जो आपका फ्लो चार्ट आपने बनाया हुआ है वापस उस फ्लो चार्ट पे आ जाओ, उस फ्लो चार्ट पे आ जाओ, क्योंकि अल्टीमेटली सारा कंक्लूजन बस इन्हीं बातों में छुपा हुआ है कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है या 6 है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, वीक फील्ड है, क्या होगा क्या नहीं होगा। अल्टीमेट कंक्लूजन बस इतनी सी बात का है, बाकी आपको डायग्राम बनाने आना चाहिए, कुछ ऐसा स्टफ नहीं है इसके अंदर। ठीक है, तो वीबीटी थ्योरी दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई। पहला हो गया आपका कोऑर्डिनेशन नंबर Cn इज इक्वल्स टू 4, और दूसरा केस कौन सा हो गया, Cn इज इक्वल्स टू 6। दोनों के दो दो सब केसेस है। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में पहला केस हो गया, पहला केस हो गया इसका dsp2, और दूसरा केस कौन सा हो गया, sp3। सिमिलरली इसके अंदर पहला हो जाएगा d2sp3, और इसमें दूसरा कौन सा हो जाएगा, sp3d2। dsp2 के अंदर होगा sfl, यहाँ पे wfl, अगेन यहाँ पे sfl, यहाँ पे WFL। अब SFL WFL तो आपको समझ में आना ही चाहिए कि स्ट्रॉन्ग फील्ड कौन सा है, वीक फील्ड कौन सा है, वो भी बहुत ज्यादा टिपिकल नहीं है। एटम पहचाना है आपको, कौन सा एटम उसके अंदर इन्वॉल्व हो रहा है। दूसरी बात, इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो होती है टेट्रा सॉरी स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर प्लेनर मतलब प्लेन के अंदर चारों बॉन्ड बनेंगे, और यहाँ पे हो जाएगी टेट्राहेड्रल। लेकिन इन केसेस में दोनों कॉमन है, चाहे कोई भी हो, दे बोथ विल बी ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल का मतलब क्या हो गया, स्क्वायर बाय पिरामिडल। वो मैं बना के दिखा दूंगा अभी कैसा दिखता है। ये भी ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, नेक्स्ट स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो कैसा हो जाएगा, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ये भी इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ये कैसा हो जाएगा, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। बस एक ही फैक्टर है जो हम ऐसे जनरलाइज नहीं कर सकते, वो है कलर्ड प्रॉपर्टी। कि कई केसेस में भले ही स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो, फिर भी उसके बावजूद कुछ ना कुछ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रह जाते हैं। तो ये बेसिक कंक्लूजन है जो हम इससे ड्रॉ आउट कर सकते हैं। कलर वाली प्रॉपर्टी को हम नहीं बता सकते, और ना ही हम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को बता सकते हैं, मतलब जनरलाइज नहीं कर सकते, क्योंकि वो कंपाउंड टू कंपाउंड वेरी करता है। इवन दो द कंपाउंड में भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, लेकिन फिर भी कुछ केसेस में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रह जाते हैं, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रह जाएंगे तो उसकी मैग्नेटिक मूवमेंट की वैल्यू कुछ ना कुछ होगी, वो पैरामैग्नेटिक भी हो सकता है, और साथ में उसका कलर भी कुछ ना कुछ होगा। तो जो बातें जनरलाइज करी जा सकती थी वो आपके सामने लिख दी गई हैं। बाकी आप लोग क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लोगे, उसके ऊपर डिपेंड करता है। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के अंदर दो हाइब्रिडेशन dsp2 sp3। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तो dsp2 होती है, वीक फील्ड होगा तो कैसे हो जाएगी, sp3 हो जाएगी।
अगेन कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तो D2 sp3, वीक फील्ड लिगेंड होगा तो sp3 D2। स्क्वायर प्लेनर होगी इसकी ज्योमेट्री होगी टेट्राहेड्रल, लेकिन कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के अंदर कोई सा भी हो ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल, मतलब स्क्वायर बाइपिरामिडल, एक ऊपर और एक नीचे, वो मैं भी डायग्राम बना के दिखा दूंगा। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स या आउटर ऑर्बिटल, वो भी इनर ऑर्बिटल वो आउटर ऑर्बिटल, वो तो बेसिक सी बात है। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा तो इनर ऑर्बिटल होगी, और अगर क्या वीक फील्ड होगा तो कैसे होगी, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा। लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा, आउटर वाला कैसा होगा, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। सिमिलरली लो स्पिन कॉम्प्लेक्स एंड हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, दैट्स इट। कलर हम जज नहीं कर सकते जनरलाइज फॉर्म में, मैग्नेटिक नेचर हम जज नहीं कर सकते, वो कंपाउंड टू कंपाउंड वेरी करेगा। और कुछ एक आध क्वेश्चंस हैं जो एक्सेप्शंस में है, कुछ एक आध क्वेश्चन मैं फिर बता रहा हूँ जो एक्सेप्शन में है, मतलब भले ही स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो लेकिन फिर भी आउटर ऑर्बिटल होते हैं, वो एक दो एक्सेप्शंस वाली बात है, और वो मैं आपके थ्रू सुनना चाहूंगा कि सर इस क्वेश्चन में तो आंसर बन ही नहीं रहा, आ ही नहीं रहा, तब मैं आपको बताऊंगा, मैं इनडायरेक्टली आपको बता नहीं दूंगा, पहले मैं बता दूंगा फिर शायद आपको उस पर ध्यान नहीं जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली बीबीटी थ्योरी खत्म, मतलब आप समझ लो एक थ्योरी बची है बस इस चैप्टर के अंदर, चैप्टर में कुछ भी नहीं बचता। मेजर जो कंटेंट है मैं बार बार आपको बता दे रहा हूँ, आईयूपीएसी, आइसोमेरिज्म, वर्नर्स थ्योरी ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते, बीबीटी थ्योरी बहुत क्वेश्चन आते हैं, सीएफटी थ्योरी कंसिडरेबल क्वेश्चन आते हैं। इसके साथ पूरा चैप्टर खत्म है, मतलब मेजर यही 4 टॉपिक्स है और कुछ भी नहीं है चैप्टर के अंदर। उसमें भी बीबीटी थ्योरी आपकी खत्म हो गई, बस आपकी बचती है सीएफटी थ्योरी, और सीएफटी थ्योरी खत्म होने के बाद छोटा सा टॉपिक है कि स्टेबिलिटी ऑफ मेटल कार्बोनिल्स, एक है तो अल्टीमेटली सीएफटी थ्योरी का ही सब पार्ट, लेकिन अलग से भी आप उसको पढ़ लेंगे थोड़ा डिटेल में। और फाइनली फिर हमारा जो ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल आइसोमर्स है, जिसके लिए थोड़े हमें फॉर्मूले मेमोराइज करने पड़ेंगे, और फिर सब चैप्टर का एंड। वेटेज वाइज मैंने आपको बता दिया है, इसके ऊपर क्वेश्चन जरूर बनता है, आईयूपीएससी के ऊपर क्वेश्चन जरूर बनता है, आइसोमेरिज्म में स्ट्रक्चरल वाले के ऊपर जरूर बनता है, एक बार को स्टीरियो के ऊपर बने ना बने, स्ट्रक्चरल वाले के ऊपर क्वेश्चन जरूर बनता है, और मुझे लगता नहीं कि बहुत ज्यादा टिपिकल पार्ट है। वेटेज कितना ओवरऑल पूरे चैप्टर का, 6 नंबर का, तो अगर आप तैयार कर लो, चैप्टर इतना कुछ टफ है नहीं है, नालायक से नालायक बच्चा 6 में से तो मिनिमम समझता हूँ 4 नंबर स्कोर कर ही लेगा, जो नालायक है वो, और जिसने अच्छे से थोड़ी मेहनत करी है 6 नंबर स्कोर करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है चैप्टर में। आ गई बात समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं, चैप्टर एंड है मेरी तरफ से, अभी नहीं सॉरी, मतलब उसके बाद जब सीएफटी हो जाएगी तो चैप्टर एंड है, फिर उसके बाद हम पी ब्लॉक में मूव ऑन करेंगे। मैं बार बार आप लोगों को ये इंडिकेशन देने की कोशिश कर रहा हूँ, सिलेबस काफी सही पेस से चल रहा है, तो बेटर ही होगा आप पुराने चैप्टर्स भी रिवाइज करते रहो, और जो चल रहे हैं उन पे भी कमांड करो। टेस्ट आपके अब कंटिन्यूसली होते रहेंगे ताकि आपकी सच्चाई मेरे सामने आती रहे। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, चलो देन मीटिंग एंड से बाय। Thank you, sir. You're welcome, you're welcome, Thank you, sir. you're welcome.